बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पे हम आपके साथ बात करेंगे यहाँ पे, वो है लंग्स का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, अब ये बड़ा सीवियर हो जाता है, ये बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि देखिए जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो या तो सारी सिगरेट्स के ऊपर लगती जा रही है, या फिर वो एक नया वेप आ गया है जो हर कोई देखो तो वेप के पीछे पड़ा हुआ है और वेप पीना शुरू कर देता है। और उनको ये लगता है कि वो बड़े कूल लग रहे हैं। पहले सिगरेट पी के लोग अपने आप को बहुत कूल समझते थे, अब जो वेप है ना उसको पी पी के लोग कहते हैं कि हम बहुत कूल है। ठीक है, अब इससे होता ये कि इससे जो है ना बहुत आदत लग जाती है, जैसे आप सिगरेट या फिर वे, तो वो आपको छोड़ा नहीं जा सकता। ये साइकोलॉजिकली ना इतनी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी आदत कि आप ना छोड़ सकते हैं ना आप उसके बगैर रह सकते हैं, और आप पिए जा रहे हैं वो फैशन के चक्कर में और इस आदत के चक्कर में पिए जा रहे हैं, अपने फेफड़ों का नुकसान कर रहे हैं। अब जो सिगरेट की डब्बी होती है, आपने वो डब्बी ऐसे देखी है, वो जैसे सिगरेट की सपोज जैसे डब्बी है, इफ जस्ट सी ऑन द बैक, उसके ऊपर एक हवलनाक सी ब्योनी सी एक गंदी सी शक्ल बनी है, दांतों की, मसूड़ों की, सबकी, जिसको देख के बंदा वाकई डर जाता है कि यार ये, और उसके बावजूद वो देख के हाल अपना फिर भी खौफ नहीं खाते। उसी सिगरेट के डब्बे को पकड़ के तो बड़ा कूल बन के तो सिगरेट पर सिगरेट निकाल के सारा दिन पी रहे होता है। अब हमने ये डिस्कस करना है आज कि क्या सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से लंग्स का कैंसर होता है? ये जो हमारे पोल्यूशन है इर्द गिर्द में, लाहौर में स्पेशली तो बहुत ज़्यादा, पंजाब में आपने देखा है कि पोल्यूशन भरा पड़ा है, कराची में, तो क्या इसी वजह से अब ये लंग्स कैंसर हो रहे हैं? क्या रीज़न्स हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे पास डॉक्टर उमर नईम साहब मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और ये आज आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि लंग्स कैंसर के जो इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेप एंड द सिगरेट्स और आल्सो द पोल्यूशन। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें क्योंकि हम लोगों ने जो स्मोकिंग को हम लोग ये समझते हैं जी कि जैसे स्मोकिंग एक अकेला कॉज है लंग कैंसर का, तो इसमें हम ये कहते हैं जी हर लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से नहीं होता, या फिर आप दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि हर स्मोकर को लंग कैंसर नहीं होता। लंग कैंसर की डिफरेंट वजूहात हैं, जिसमें से टॉप पे स्मोकिंग है। यानी कि अब हम अपने क्लिनिक्स में ऐसे देख रहे हैं कि जैसे जो घरेलू औरतें होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो लंग कैंसर के साथ आ रही हैं, जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया होता। तो सिगरेट एक टॉप चीज़ है लंग कैंसर की, लेकिन और बहुत से फैक्टर्स तो हैं जो उसके अंदर। औरतों को हो रहा है वो क्या फिर चूल्हे की कोई आग से, हीट से, उसमें उसकी सबसे स्मोक बड़ा से, तो होता है किसी जी खाने की पैसिव स्मोक? स्मोकिंग। आपने सुना होगा पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग होती है कि घर में अगर शौहर सिगरेट पी रहा है या वालिद सिगरेट पी रहा है, तो वो छोटी बच्चियों को और जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो उनकी बीवी होती हैं, उनको बहुत जल्दी कैंसर होने का ख़तरा उससे होता है। सेकंड नंबर पे हमारे गांव देहात वगैरह में जो लकड़ी से जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उस धुएं से भी बहुत ज़्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। चूल्हे की जो हीट होती है, धुआं होता है, कोई चीज़ जला रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, जी जी। इन सब चीज़ों से तो इरिटेट नहीं होता ना ये इंसान, या चीज़ें भी इससे भी होता है? ये चीज़ें भी स्मोक होती हैं और लंग्स को जाके इरिटेट करती हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया जी कि जैसे जो गांव में या देहात में अगर लंग कैंसर्स की जो ज़्यादा वजूहत ख़वातीन में आ रही हैं, वो लकड़ी जलाने से आ रही हैं या कोयला जलाने से आ रही हैं। और उसमें बस ये होता है जी कि लोग ये समझते हैं कि बस सिगरेट पियेंगे तो हम लोग तब लंग कैंसर होगा। कई ख़वातीन हमारे पास ऐसे आती हैं कि जिनके पास जो कि इस चीज़ को छुपा रही होती हैं जी कि मुझे खांसी में खून आया। सबसे पहले बात तो इसको अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो लाहौर का AQI है, ये अक्सर 500-600 पे घूम रहा होता है, हाँ जी। इसकी वजह? इसकी वजह जी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, गाड़ियों में से जो होता है गंदा ऑयल, जो पेट्रोल वगैरह, जो कि हम लो क्वालिटी का लोग जो पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी हुई है, लेकिन स्टिल अभी जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था तो उसमें आने से पहले मैंने लाहौर के AQI देखा तो वो अराउंड 160 था। अब हम समझते ये हैं जी कि सर्दियों में स्मोक आएगी तो ही जो चीज़ हमें नज़र आएगी, तभी हम लोग ख़तरे में हैं। WHO के मुताबिक 50 AQI तक आप नॉर्मल हम लोग कंसिडर करते हैं। हम इस वक्त पीक गर्मी में हैं और अभी भी लाहौर का AQI 160 तक है। और AQI का मतलब होता है जी कि इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हवा के अंदर होते हैं, जो कि गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं, फैक्ट्री के धुओं से निकल रहे होते हैं, ईंटों के भट्टों से निकल रहे होते हैं, जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, फसलें जलाने से निकलते हैं, जिसमें 2-3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें PM 2.5 ये एक पार्टिकल होता है जो कि बहुत बारीक होता है। सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करने की एक वजह PM 2.5 पार्टिकल है, ये होता है बीच में। अच्छा, और अब ये जो वेप वगैरह होती है, सिगरेट वगैरह होती है, ये इन दोनों का एक ही रेशो होता है, एक ही तरीके से नुकसान अटैक करती है बॉडी में जाके, या कुछ लोग कहते हैं वेप का इतना नुकसान नहीं होता, इसमें क्या सच्चाई?
जी, वेप का भी नुकसान होता है, सिगरेट का तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सिगरेट्स का तो बहुत नुकसान हो रहा होता है। एक मिथ जो है जी कि वेप हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसको हमने पब्लिक अवेयरनेस करनी है जी कि वेप भी हमें नुकसान पहुँचा रहा होता है। एक डिज़ीज़ होती है पॉपकॉर्न लंग डिज़ीज़, जो सिर्फ पॉपकॉर्न वेप लंग्स? पॉपकॉर्न लंग डिज़ीज़ जिसमें लंग्स जो होते हैं वो पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाते हैं। ये स्मोकिंग में नहीं थी, ये अब वेपिंग में हम लोग ज़्यादा देखने शुरू हो गए हम लोग, वेप के अंदर। अच्छा, तो ये जो लड़कियां भी आजकल पी रही हैं वेप, हाँ मोस्टली जी। आपने देखा है ना, बच्चियां भी वेप कर रही हैं। एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा-सा ज़रा फ़ैशन आ चुका है। इवन तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएँ या किसी उसमें जाएँ तो पहले एक ट्रेंड आया था लाहौर में कि शीशा लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के पी रहे होते थे। बेटियां भी पी रही होती थी हाँ जी, पेरेंट्स के साथ। वो अल्लाह का शुक्र है कि जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसको बैन किया शीशे को। लेकिन अब मगर वेप को मेरी भी बात हमें सुने, बंद एक कर बात दिया। अगर किसी से इन बच्चों से करो ना, तो वो कहते हैं कि तो पहले तो गांव देहात में जो था वो हुक्का भी पीती थी औरतें, और चल रहा होता था, मर्द भी पीते थे, पंचायतों में भी औरतें भी पीती थी, और उनकी गांव देहात की जो उम्रें होती थी वो 70-80 साल आराम से क्रॉस कर जाते होते थे हुक्का पीने के बावजूद। तो आप लोग हमें कहते हैं कि हुक्का नुकसानदेह, हुक्का कहाँ से नुकसानदेह, इसका जवाब दीजिएगा ज़रा। जी, हुक्का बिल्कुल नुकसानदेह है और उस वक़्त चीज़ें इतनी ज़्यादा अर्ली डायग्नोज़ नहीं होती थीं। उस वक़्त सिर्फ एक्स-रेज़ के ऊपर ही चीज़ें डायग्नोज़ हो रही होती थीं। अब तो हम बहुत ज़्यादा अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हम लोग लेके जा रहे होते हैं। नुकसानदेह उस वक़्त भी होता था, नुकसानदेह अब भी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जी कि ज़रूरी नहीं कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाएगा, या हम दूसरी लफ्ज़ में ऐसे कि हमेशा लंग कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वाले को ही होता है। बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि जो सिगरेट पी रहा है उसको लंग कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएँगे। अच्छा, और अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। आज हम लंग्स कैंसर के ऊपर बात कर रहे हैं और उसकी अलामात पे भी आज हम बात करेंगे। फिर उसकी जो अर्ली क्योर है वो किस तरीके से हो सकती है, हम उस पर बात करेंगे आगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अच्छा हम कुछ अलामात के ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि हम लंग्स कैंसर के ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे देखिएगा ज़रूर इस सेगमेंट को कि किस तरीके से आम इंसान को पता चलेगा। जैसे अगर जो सिगरेट पी रहा है, जो वेप भी कर रहा है, जो ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपनी कैसे सेहत के बारे में पता कर सकता है कि अलामात उसको कौन सी ऐसी फ़ील होंगी, पता चलेंगी, जिससे उसको ये पता चले कि मुझे लंग्स कैंसर होने लगा है। जी, सबसे पहले अलामात में ये होता है जी कि अगर खांसी 3 हफ़्ते से ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, यानी कि 3 हफ़्ते हो चुके हैं, आप डिफरेंट रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर चुके हैं, कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स, काफ़ी कुछ इलाज कर चुके हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही, तो ये आपने चेस्ट एक्स-रे लाज़मी करवाना है। चेस्ट एक्स-रे करवा के एक मुस्तनद पल्मोनोलॉजिस्ट को लाज़मी एक आम इंसान खुद भी करवा सकता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, बस जाके बोल सकता है मुझे चेस्ट एक्सरे आप किसी भी सरकारी कर दो। यानी ओपीडीज़ में जाएँ या इमरजेंसीज़ में जाएँ या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, 3 हफ़्ते की खांसी के बाद वो आपको सबसे पहले चेस्ट एक्स-रे बताते हैं। अच्छा, क्योंकि आप बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जाएँगे तो वो एक्स-रे आपके होंगे नहीं। ठीक है, तो एक डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ, ओके। अगर 3 हफ़्ते की खांसी हो रही है। उसके बाद जो दूसरी अलामत बहुत कॉमन होती है, वो होती है खांसी के साथ खून अगर आना शुरू हो जाना। अक्सर हमारे अंदर ये हमारे माशरे में भी ये मिथ पाया जाता है और ये थोड़ा-सा फ़ियर पाया जाता है कि जी कि अगर खांसी में खून आ गया, छुपा लिया उसको, नहीं ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक खा ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ या ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें आपने कैंसर को, अगर कैंसर है तो उसको डायग्नोज़ करना है, उसको तशख़ीस करना है और उसके इलाज तक पहुँचना है। अच्छा, नहीं, फिर बात तो वहीं पे आ गई ना कि देखिए गाँव देहात की अगर आप बात करें वहाँ पर, तो आप कह रहे हैं 1 हफ्ता खाँसी, तो सालों तक तो उनको खाँसी खाँसी खाँसे जा रहे और हुक्का पीते जा रहे, मगर उनको कुछ नहीं होता, उनको लंग्स कैंसर नहीं होता। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते की खाँसी है तो लंग्स कैंसर है। जी, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि लंग कैंसर है। 3 हफ़्ते की खांसी को आपने ज़रूर डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो कहीं लंग कैंसर की तरफ बात तो नहीं जा रही। क्योंकि जब हम लोग जल्दी इसको डायग्नोज़ करेंगे, जल्दी तशख़ीस करेंगे, तब हम लोग इलाज तक पहुँच सकते हैं। अल्लाह ना करे कि वो लंग कैंसर हो, लेकिन एक दफ़ा आपने उसको तशख़ीस के लिए ज़रूर जाना है आपने। और कई हमारे बल्कि जो फीमेल्स होती हैं जो तो हमारी कोई घरेलू, खाँसी का भी कोई अलग सिम्पटम, कोई अलग साइन कुछ और भी तो होगा? आम खाँसी से कोई हो सकता है मुख्तलिफ हो? जी, जो लंबी खांसी हो जाए, जो कि 3 हफ़्ते तक खांसी आ जाए, ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो सिंपल खांसी नहीं है और आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। या वो एलर्जी की खांसी है, या वो अस्थमा की खांसी है, या टीबी की खांसी है, या फिर खुदा न खास्ता लंग कैंसर की खांसी है। और फिर उसके लिए आगे क्या फर्दर टेस्ट होंगे, क्या होगा? उसमें सबसे पहले आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके सबसे पहले बेसिक होता है चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे करेंगे। एक्सरे में उसको कोई चीज़ मशकूक नज़र आएगी तो वो फिर उसके बाद मज़ीद आगे टेस्टों की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि आपको उससे बता सकते हैं जी, अब आप सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन के ऊपर मज़ीद बारीकियों से हमें पता चलता है कि जी के कैंसर है कि नहीं है। अगर किसी का शुबा हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जी के बायोप्सी होती है, एक छोटा टुकड़ा निकालना होता है
कोई मशकूक चीज़ अगर फेफड़ों के अंदर पड़ी हुई है तो। अच्छा। और ये सारे का सारा प्रोसेस हफ्ते 10 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर आपको किसी को खुदा न खास्ता कैंसर है और वो अर्ली डायग्नोज हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं उसके। अच्छा। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर 80% जो लंग कैंसर डायग्नोज हो रहे होते हैं वो स्टेज 4 के कैंसर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो साल से वो डिफरेंट अपने इलाज, छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज, और उसमें फिर दम दरूद भी स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें और बड़ी चीज़ें, और फिर उसके बाद छुपा लेना बात को, स्पेशली फीमेल्स के अंदर कि जी अगर खांसी में खून आ रहा है तो या मुझे टीबी हो जाएगी या मुझे कैंसर बता देंगे, और कैंसर तो सिगरेट पीने वालों को होता है, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। ये सब चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो डीपली इनरूटेड हैं, जिसको हम लोगों ने उनको बताना है, उनको एजुकेट करना है कि जी क्या आपने खांसी को, और खांसी में अगर खून आ रहा है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने लाजमी उसका चेकअप के लिए जाना है। अच्छा, अब अगर अल्लाह ना करे किसी को ये तकलीफ़ हो गई है, अब उसके क्या तरीके हैं, इलाज के क्या तरीके हैं, कोई स्टेजेस हैं, कौन-कौन से स्टेजेस में लंग्स कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, मुमकिन है? जी, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और उसमें सबसे पहले तो जी हम लोग बायोप्सी की एक चीज़ होती है जिसमें आपने टुकड़ा निकालना होता है फेफड़े का, कि ये एक मशकूक चीज़ आ गई है फेफड़े के अंदर, इसको हमने टुकड़ा निकाल के भेजना है। वो बायोप्सी हमें बताती है आया ये कैंसर है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमें बताता है ये किस किस्म का कैंसर है। बहुत से किस्म के डिफरेंट कैंसर्स होते हैं, हमने टाइप ऑफ कैंसर देखना होता है। उसके बाद फिर वो हमें बताता है जी कि इसकी स्टेजिंग कहाँ पे, ये आया सिर्फ लंग्स के अंदर ही है या ये फैल चुका हुआ है। उसके बाद फिर पल्मोनोलॉजिस्ट की और सर्जन्स की और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर के डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम बैठती है। वो फिर फैसला करते हैं कि ये आया स्टेज 1 में या 2 में या 3 में या 4 में चला गया। 4 में का मतलब ये होता है जी कि अब चीज़ें हर तरफ फैल चुकी हुई हैं, जैसे फेफड़ों से निकल के लिवर में चली गई हैं, हड्डियों में चली गई हैं, तो किस फिर तरह फैलती है ये? एग्जैक्टली ये क्योंकि और ये बहुत क्विक फैलती है? 6 महीने साल होते हैं जी फैलने के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं जी अच्छा। अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये है कि ये पूरा क्योरेबल है, ठीक तरीके से ट्रीटेबल है, मतलब एक बार अगर इसका सही तैयार किया जा रहा है तो फिर ये तकरीबन ट्रीटेबल है प्रॉपर? जी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइप का कैंसर है और आप हाँ। कितनी जल्दी डायग्नोज और हुए हैं, स्टेज भी? और स्टेज कौन सी है जी, कि कौन से टाइप के हैं और किस स्टेज के ऊपर आपको हम लोगों ने जो नहीं डायग्नोज किया है। अर्ली स्टेज के ऊपर ये चीज़ ट्रीटेबल होती है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे हम लोग सर्जरी हो जाती है, कैंसर के पूरे को सर्जन जो होते हैं वो काट के निकाल देते हैं। कीमोथेरेपीज़ होती हैं जिसमें दवाइयाँ दे रहे होते हैं, रेडियोथेरेपी होती हैं जिसमें शुआएँ लगा रहे होते हैं। ये अब फिर सारे के सारे डॉक्टर्स की टीम बैठ के डिसाइड करती है कि अब इस पेशेंट के लिए क्या प्लान करना है। किस स्टेज में क्योरेबल है, किस स्टेज में जाके क्योरेबल नहीं रहता ये? उसमें एक जो चीज़ हम लोग बताते हैं जी कि अगर लंग कैंसर है और मरीज़ की आवाज़ बैठ गई है, जैसे आवाज़ बैठ जाना होता है कि जी कि उसकी आवाज़ चेंज हो गई है, ये एक अलामत होती है कि लंग कैंसर लंग से निकल के आपकी जो गले की तारें हैं वहाँ तक आ चुका है, वोकल कॉर्ड्स तक आ चुका हुआ है। वो हम लोग फिर बगैर सीटी स्कैन के हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये इनक्योरेबल है, यानी ये फैल चुका हुआ है। जब एक दफ़ा फैल चुका होता है फिर उसको हम लोग कहते हैं पैलिएटिव तो फिर ट्रीटमेंट। डेथ है और कुछ भी नहीं आगे? जी अनफॉर्चुनेटली इसमें हमने ये देखना होता है कि हम लोगों ने पेशेंट की लाइफ को फिर कंफर्टेबल कैसे करना है। जैसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग इलाज बंद कर देते हैं, इलाज हम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसका आउटकम्स में की थोड़ी सी ना कम होनी शुरू हो जाते हैं, उसके आउटकम्स की मोर्टेलिटी उसकी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसमें से फिर जान का ख़तरा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका, very much. आपकी रहनुमाई का। हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, सिगरेट, वेप्स वगैरह छोड़ दें, ठीक है? ये कूल बनने के चक्करों में जो आप फूल बने हुए हैं ना, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में आपने जो लगाया हुआ है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो आपके वालिदैन आप पे पैसा खर्चा करते हैं ना, इतनी आपकी फ़ीसें देते हैं, ट्यूशन की, स्कूल की, कॉलेज की, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की, फिर आपके और दूसरे अखराजात, आपके कपड़े, लत्ते, स्टाइल, जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाके बैठे हैं, जैसे लोगों में तो ये जो आपकी अय्याशी पे इतना पैसा आपके पेरेंट्स मेहनत करके दिन रात कमा के लगाते हैं ना, तो ना उनसे पैसे लें, ना अपने ऊपर खर्चा करवाएं। अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपने अपने आप को कुछ ना कुछ करवाना है, कोई ना कोई आप इस तरीके के लंग्स की कोई सिचुएशन में फंसेंगे, कोई और आर्गन आप अपना ख़राब करेंगे, तो फिर अपने घर वालों के पैसे मत लगवाएं। खुदा के लिए कोई उन पे रहम करें अगर आपको अपने पे रहम नहीं आता। ना पिएं सिगरेट, शीशे, वेप। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मोटिवेशनल स्पीकर को अक्सर आपने सुना होगा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपनी ख्वाहिशात जो है उसको पूरी करें। ये क्या गुट के आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, एक बार ही कुछ करें, निकलें बाहर, मौसम देखें, बाहर देखें, फ़िज़ाएँ देखें, काम करें, एफ़र्ट करें। अब ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर एक ऐसा बंदा
जो बेचारा दिन में अगर आप देखें सारा दिन एक दिहाड़ी लगा के अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है। और से सुनिएगा, अब अगर वो दिहाड़ी उसकी नहीं लगती और उसके पास खाने को नहीं होता तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे और उसके बीवी बच्चे कहाँ से अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे, गुजारा करेंगे। या फिर जब पैसा ही नहीं है, खाने को नहीं है, तो फिर वो कहाँ से अपने ड्रीम्स पूरे करेगा। इस ड्रीम्स पूरे करने के लिए तो ज़िंदगी के सालों लग जाते हैं, बताएं मुझे। और फिर पैसा आपको अलहदा चाहिए होता है। उस बेचारे के पास ना तो पैसा है ना टाइम है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर सके। वो इतना बुरा वैसे ही फंसा हुआ है कि उसने अपने बच्चों का देखना है, अपने घर वालों का देखना है, और वो उसने उस सारे दिन की दिहाड़ी का इंतज़ार करना है कि वो एक लगेगी तो घर में चूल्हा जलेगा। तो फिर ये जो ये बोले जा रहे होते हैं लोग मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, ये किस बेस पे बात कर रहे होते हैं? आम बंदे को तो समझ नहीं आती है बात। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि एक जो है ना क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ख़ुद और इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो चलिए पूछते हैं फिर इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा नदीम मौलवी साहब कि ये जो आप लोग बैठ के सबको बोलते हैं ना कि ये कर लो, ऐसे ख्वाब पूरे करो, जाओ निकलो, हाथ पैर टूट रहे, बिस्तर तोड़ रहे हो, घर पे बैठे हुए लाशों की तरह पड़े हुए हो, ये करो, दुनिया देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है, नहीं देखोगे तो बस तुम लोगों ने फिर किया क्या है, क्या तुम लोग कर क्या रहे हो? तो अब मुझे बताएं, आम बंदा जो मजदूर है, जिसकी दिहाड़ी कोई नहीं बेचारे की, वो जो कमा ही नहीं पा रहा, वो क्या जाके दुनिया देखेगा या बाहर निकलेगा या कुछ करेगा? देखिए, जिंदगी जो है ना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। अब ये आपके ऊपर है कि उसे किस तरह से गुजारते हैं। जब इंसान का जो अकल है ना अपने दिल के साथ मिल के काम करता है, यानी कि अकल दिल को चला रहा होता है, तो हम कहते हैं लॉजिकल बात है। और जब दिल अकल को चला रहा होता है ना, तो हम कहते हैं इसका पैशन है। और जब दिल अकल को चलाता है ना, तो फिर थकता नहीं है। फिर कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी है, फिर कामयाबी। असल में क्या होता है कि हम अक्सर अकल से सोचते हैं और अकल हमारे दिल को चलाता है, और ये अकल थका देता है, बस इतनी मेहनत कर सकता हूं, इससे आगे नहीं कर सकता। मगर याद रखिएगा, जब दिल अकल को चलाता है तो दिल कहता है नहीं नहीं, अभी टाइम ही क्या है, अभी तो मुझे और मेहनत करनी है, अभी और काम करने हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है इंसान को, कि इंसान को हमेशा दिल से काम करना है। क्योंकि याद रखिएगा, आपकी दुआ भी उस वक्त कबूल होती है जब आप दिल से करते हैं। आप दिल से कुछ भी कर ले, आप कामयाब होंगे। क्योंकि दिल जो है ना, वो दिमाग को चला रहा होता है। याद रखिएगा, दिल कभी भी दिमाग को नहीं कहेगा कि तुम थक गए हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये लाइन सही नहीं है, तुम कामयाब नहीं होगे। जितनी दफा भी आप गिरोगे, दिल दिमाग को कहेगा उठ, फिर से काम कर, मत छोड़। मगर दिमाग कहेगा लॉजिकल बात कर, छोड़ दे ये सब कुछ और वो कर जो इस वक्त तेरे हाथ में है। अच्छा, बात जरा बड़ी एक गहराई वाली है कि जब हम बात करते हैं ना कि ये बातें करना बड़ी अच्छी बात है, और मगर प्रैक्टिकल लाइफ में तो इंसान भूखा मर जाता है। तो ये जो दिल है ना, जब दिमाग को कहता है, क्या कहता है कि कुछ देर के लिए कुछ भी कर ले ताकि अपना पेट भर ले, मगर अपने दिल की कही हुई बात को मत भूल। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझते नहीं है, सिर्फ वही सोच रहे हैं कि नहीं, अब वो पैशन और दिल जो है ना, मैं अक्सर कहता हूं दिल जो है वो जन्नत की तरफ भी ले जाएगा और जहन्नुम की तरफ भी। अब दिल को आपने चलाना कैसे, दिल को समझाना कैसे है, दिल को बताना क्या है? दिल को ये बताना है कि मौजूदा हालात जो है ना तुम्हारे फेवर में नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ भी है कर लो। मगर मेरी बात सुने नदीम मौलवी साहब, ये तो एक लग्जरी है ना, ठीक है, कि आप अपने शौक के पीछे भागे। ख़ास तौर पे वो शख्स जो रोज़ की रोटी, घर का किराया, बच्चों की फीसें और जिम्मेदारियों में पिसा हुआ है, वो किस तरीके से अपने दिल की सुन लेगा? उसने तो दिमाग की सुन के चलना है ना। उसने अपने बच्चों का पेट पालना है या फिर अपने दिल का सुनना है? आप खुद प्रैक्टिकल बात करें ना। एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल है कि वो फिर इस तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए निकल पड़े। सोचे ना।
अब मैं आपको बताता हूँ, एक आम इंसान, एक दिहाड़ी करने वाला इंसान, मजदूरी करने वाला इंसान, अगर उसके दिल ने थाम लिया कि एक दिन मैं ठेकेदार बनूंगा, उसके दिल ने ये कह दिया है कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलूंगा, बंगलों का मालिक बनूंगा, तो वो अपने दिमाग को कहेगा कि अगर 8 घंटे की दिहाड़ी है ना, तू 12 घंटे काम कर, 16 घंटे काम कर, वो काम करेगा। मगर जो दिमाग से चलने वाला मजदूर होगा वो कहेगा भाई 8 घंटे पूरे हो गए, मैंने अपनी वो दिहाड़ी ली, घर चला गया। उस दिहाड़ी से ना बंगला बनेगा, ना ही ठेकेदार बनेगा, बस रोजाना घुट घुट के जिएगा, घुट घुट के मरेगा, क्योंकि उसका दिमाग ये कह रहा है भाई तुम्हें दिहाड़ी मिल गई है, जाओ रोटी खा लो। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये अपने दिल से काम करते हैं, पैशन। जब आपके पास पैशन ही नहीं है, दिल ही नहीं है, तो फिर तो आप एक रोबोट की तरह चल रहे हैं ना। रोबोट क्या करता है? रोबोट के उतना ही काम करेगा जितना उसको फीड किया जाता है। इंसान रोबोट नहीं है। और एक अहम बात जो हम भूल जाते हैं, बचपन से हर बच्चे को मौका दीजिए कि वो अपनी बात कह सके। हमारे बच्चे को एक जमाने में डॉक्टर बनाना चाहते थे, फिर एक जमाना आया हमने इंजीनियर बनाने के कहा, फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरफ चले गए, आईटी की तरफ चले गए। हम एक रेले की तरह जा रहे हैं, जानवरों की तरह। एक जानवर आगे जाता है तो सारे जानवर उसके पीछे जाते हैं, ये सोच के कि वो जो जानवर जा रहा है वो कोई अच्छी जगह पे जा रहा है। मगर याद रखिएगा कि आप जानवर नहीं है, आपको किसी एक मकसद से अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उस मकसद को समझिए। हम हर बच्चे को फोर्स करते हैं, नहीं तुम गाना मत गाओ, और फिर चाहते हैं कि मेरा बच्चा नुसरत फतेह अली बने। नुसरत फतेह अली मरहूम क्या थे? आप उसका पास देखिएगा, फिर उनका जो उरूज देखिएगा, देखिए वो अपने पैशन से गाना गाते गए। वो भी तो कह सकते थे कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा। नदीम मौलवी साहब, काफ़ी चीज़ों पे मेरे यहाँ पे बहस और इख्तलाफात हैं जो मैं आपसे करना भी चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, मगर मैं ब्रेक के बाद जो है ना, मैं ये सारे इख्तलाफात करूँगी। मैं आ रही हूँ के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो बातें अभी चल रही है ना कि जैसे नदीम मौलवी साहब कह रहे हैं कि दिल की बात सुन के आप कोई कदम उठा लें, घुट घुट के नहीं जीना। मुझे एक बात बताइए ना कि अब आप इधर से निकलते हैं, ठीक है, एक दिहाड़ी वाला मजदूर, ठीक है, वो निकल के यहाँ से क्या कर लेगा? बिज़नेस करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है। सब बातों से थोड़ी ना कोई बिज़नेस शुरू होता है। ये तो नदीम मौलवी साहब आप भी जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रा फिर। याद रखिएगा, कैपिटल जनरेट किया जाता है। जब आप कामयाब होंगे तो आपके पैसे, आप वो किस तरह करेगा? पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसों के लिए तो वो दिन भर रोड पे खड़ा हुआ है, जलील हो रहा है कि भाई मुझे दिहाड़ी मिल जाए, एक दिहाड़ी मिल जाए। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो कहाँ से लाएगा पैसा? पैसा कहाँ से लाएगा? मौलवी साहब बताएं मुझे आप। मैं आपको बताता हूँ, एक मजदूर जो 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर रहा है, दूसरे दिन ठेकेदार उसको बुलाएगा या वो जो 8 घंटे वाला है उसको बुलाएगा। एक मजदूर जिसके काम में इतनी फिनिशिंग है कि उसको ठेकेदार जो भी लोग गुजर रहे होंगे कहेंगे यार क्या मजदूर है, तो वो शख्स कोशिश करेगा ठेकेदार की जगह उस मजदूर को पकड़े। हुनर बोलती है, याद रखिएगा, हुनर और आपका चले काम, वो पकड़ लेगा, ठीक है, मगर वो क्या वो उससे उसकी जिंदगी संवर जाएगी? वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के काबिल हो जाएगा? वो रहेगा तो वही मजदूर उसी दिहाड़ी पे जलील हो रहा होगा। ना देखिए, मैं अगेन बताता हूं, आप बैंकों में पैसे क्यों लगाते? क्योंकि आपको पता है कि वो बैंकर जो है ना, वो आपके पैसे बना के देगा। आप एक आर्टिस्ट पे पैसे क्यों लगाता है? एक छोटा चैनल जो होता है, आप देखें उसके पास एक कोई भी छोटा आर्टिस्ट होता है, मगर वो छोटा आर्टिस्ट बड़े चैनल पे क्यों जाता है? क्योंकि उसके ऊपर फिर बड़ा चैनल पैसे लगाता है। इसी तरह फिल्म का एक्टर ले लें, इसी तरह बावर्ची ले लें, आप घर पे बनाने वाला जो खाने पकाने वाला है, अगर बहुत अच्छा बनाता है तो उसे होटल वाले उठा के ले जाते हैं। मगर मेरी बात सुने कि जो बिजनेसेस होते हैं इनका सक्सेस रेट कितना है? 1%,
2%, 100 लोग ट्राई करते हैं ना तो 1 से 2%, बाकी जो बेचारे हैं ना वो उधर ही बेचारे जलील हो रहे होते हैं, ठीक है। ये सक्सेस रेट है नदीम मौलवी साहब। तो फिर ये जो 2% का है ना, ये जो हम 2% पे लोगों को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नहीं करो करो करो, जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो, फिर क्या गारंटी है? देखिए, सक्सेस मैं रेट तो तो देख लें, कहूंगा आपके सामने 2% है। सक्सेस रेट 90% है। आप उठा के ऑटोबायोग्राफी पढ़े किसी का भी। आरिफ हबीब जो पीआईए खरीदते थे ना, वो मोटरसाइकिल पे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। मैं नाम लेके आपको बता रहा हूं, मैंने स्टूडेंट का बताया, आरिफ हबीब का बताया, इस तरह कई लोगों के आप बैकग्राउंड देख ले। अच्छा, और याद आप रखिएगा, मुझे प्रूव करें 90% किस तरह है, आप मुझे प्रूव कीजिए। मैं रिसर्च मैं मार्केट में ही आपको बैठी हूँ, रिसर्च ही करती हूँ, कोई जी काम नहीं है मेरा, इसी के पैसे लेती हूँ। जी आप मुझे प्रूफ जी करें 90% कैसे है, आप मुझे बताएं इसका सक्सेस रेट, अभी प्रूफ करें। जी मैं आपको बताता हूं। जो लोग अपने दिल से दिमाग को चलाते हैं ना, उनका जो पैशन होता है वो सेल्फ मेड का नाम आपने सुना होगा, सेल्फ मेड पर्सन। क्या होता है? अच्छा, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, अरबपति है, उनके बच्चों को जायदादें मिलती हैं, उनका सक्सेस रेट मुझे बताएं क्या है? नंबर 1 अय्याशियां कर रहे हैं, चलिए अब मैं बता नंबर 2 देती हूँ। बाप के अब पैसे आपने पे मुझसे कारोबार पूछा है, कर रहे अब आपने मुझसे पूछा है, ओवर टू मी, लेट मी जी टॉक। दुनिया जी में जितने बिजनेसेस, जितने नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, उसमें से 20% जो बिजनेस शुरू होते हैं वो पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, फर्स्ट। दूसरा सुनिएगा, दूसरा जो 50% है ना, वो अगले 5 साल के अंदर फेल होकर बंद हो जाते हैं, ठीक है। और अगर 70% के जो बिजनेसेस है ना, ठीक है, वो तकरीबन 10 साल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो 10 साल से कम अरसे में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये है बिजनेस का सक्सेस रेट, दैट व्हाट आई एम टेलिंग। और अगर हर बंदा, जैसे अगर हर बंदे को हम बिजनेस पे लगा देंगे तो फिर नौकरी कौन करेगा नदीम मौलवी साहब? हर बंदा तो बिजनेस करा जाएगा, फिर नौकरी कौन करेगा? बता दें मुझे फिर आप। ये मैंने आपको डाटा रिसर्च बताई है, अब आप जवाब दें, ओवर टू यू। देखिए, चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका है। कितने बिजनेसेस हैं और वहां पे नौकरी भी हो रहा है। रोजाना वहां पे 1 बिलियनर पैदा होता है मगर रोजाना। अरबों क्यों? मगर अरबों की आबादी जो है ना, अरबों की, उसमें कितने चंद हजार बिजनेसेस होंगे, चले छोटे मोटे भी मिला के लाखों में चले कुछ कर लें, मगर आबादी देखे 1.5 अरब की आबादी की बात कर रहे हैं आप, जिस मुल्क की बात कर रहे हैं उसका सक्सेस रेट जो है फिर भी देख लें क्या है। तो यही रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे हटके कुछ नहीं है। जो आप बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो जो हकीकत है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं को ख्वाब नहीं दिखा रही, देखिए मैं रियलिटी बता रही देखिए हूँ, दिस इज रियलिटी। देखिए, आप जो बात कर रही हैं, जो दुनिया कर रही है, मैं अक्सर कहता हूं नजर से नहीं, नजरिए से देखिए। इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, आज तक चाइना का मुकाबला क्यों नहीं कर सका? अफ्रीका में दुनिया की हर चीज है, आज तक वो चाइना की तरह डेवलप क्यों नहीं कर सका? अफ्रीका में तेल है, सोना है, हीरे हैं, इतने मिनरल्स हैं, दुनिया भर के लोग जाते हैं वहां से मिनरल्स उठा के, गोरे वहां पे काम कर रहे हैं, मगर वो अफ्रीकन हमेशा गरीब ही रहे हैं। क्यों? उनकी सोच हमेशा गरीबी में रही है। हमेशा उनकी सोच को ये बोला जाता है कि बस तुम अपनी रोटी कमाओ, दिहाड़ी करो, बच्चे पालो। नहीं जनाब, आपने एक सक्सेसफुल जिंदगी को गुजारने के लिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी को गुजारे नहीं, जिंदगी को जिए। घुट घुट के मर जाते हैं आप, मजदूर पैदा होते हैं, मजदूर मर जाते हैं आप, यही सोचते हुए कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? और हमेशा याद रखिएगा, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। बाज वक्त हमारी खुद अनाई कि जनाब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत हूं इस कारखाने में, वो मरवा देती है। जनाब मेरा जो दिमाग सही कह रहा है वो मरवा देता है। क्यों? क्योंकि आप फौरन आ जाता। और दूसरी बात याद रखिएगा, हर चीज के अंदर उतार चढ़ाव होता है। जब आप दिमाग से काम करते हैं तो जब नीचे डाउनफॉल आता है, आप क्या कहते हो? नहीं, और मैं नहीं कर सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नुकसान हो जाऊंगा। फियर है, वो जो खौफ है वो आपको मार देता है। चले ये मैं मैं नहीं कहता, एक अंग्रेज कहता है, क्विटर्स नेवर विन। मैं आप वाली बात चलें पॉजिटिव की साइड पे ज़रा आके सोचती हूँ आपके हिसाब से, ठीक है, कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, हम किसी एक बिज़नेस को स्टार्ट करवाना है एक मज़दूर को, ठीक है। उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट उस मज़दूर ने कहाँ से अरेंज करनी है, ठीक है।
वो तरीका, वो कहाँ से उसके पास पैसा आएगा, वो कैसे बिज़नेस शुरू करेगा, ये अब आपने तरीका बताना है। खाली ख्वाब दिखाने के बजाय अगर हम उसको एक प्रॉपर रास्ता दिखाएं ना उस मज़दूर को कि भाई इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म से सारा कुछ होना है तो जाओ करो, तो फिर बात बनती है। अब आप बताइए कहाँ से मिलेगा उसको पैसा, बताइए, या ख्वाब देखना है? पहले नहीं, ख्वाब नहीं। एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद नदीम साहब, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी बात हम ये कर रहे हैं कि एक मज़दूर है, ठीक है, उस मज़दूर ने काम कहाँ से करना है, उसको बिज़नेस करना है या रेडी लगाने वाला है, छोटी मोटी नौकरी करने वाला है। अब उसके पास पैसा कोई नहीं है मगर उसने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो फिर उसके पास वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा, कहाँ से कर सकता है? कोई प्रॉपर्टी नहीं है गिरवी रखवाने के लिए, कुछ नहीं है, जो आम हालात है। मैं एग्जैक्टली उन लोगों की बात कर रही हूँ। कहाँ से करेगा वो पैसा, कहाँ से आएगा उसके पास जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करेगा? वो तरीका बताएं। लोगों को ख्वाब दिखाने के बजाय बेहतर ये कि उनको कोई रास्ता दिखाएं जो कि उसको फॉलो करके कुछ बन जाए। अब बताइए आप। आपको क्रेडिट कार्ड कौन देता है? आपको क्रेडिट कार्ड किस बेस पे देता है? आपको इन्वेस्टर पैसे क्यों देता है? आप स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगाते हैं? एक करोड़पति आदमी आपके घर पे क्यों आता है? एक चैनल आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि आप वर्थ हो, अपनी वर्थ बनाओ। अगर आप मजदूर हो ना, तो मजदूर के अंदर बेहतरीन मजदूर हो। अड्डे पे बैठोगे ना तो 100 लोगों में से एक मजदूर को ठेकेदार उठा के ले जाता है और वो कहता है कि यार इसको ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन होता है। अरे उसको ले जाता है मगर रहता तो वो मजदूरी है, तो वहीं जलील हो रहा होता है। रहता तो मजदूरी है ना। नहीं, वो ठेकेदार मजबूर होता है। चाहे उसको शगुफ्ता या वो शाहिद भाई काम करा लें या फिर ये इखलाक भाई काम करवा लें, काम करवाने से दोनों तरीके से रहेगा तो वो मजदूरी ना। चाहे इस मजदूर के उधर बन के काम करे, चाहे इधर रहना तो उसने बेचारे ने फिर भी वही है। देखिए बिजनेस कहाँ से कर लिया उसने, बिजनेस कहाँ से कर लिया, पैसा कहाँ से आ गया उसके पास, वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर गया, उसके पास कैपिटल कहाँ से आ गया, चीजें कहाँ से आ गई? मुझे ये बताएं ना, वो रास्ता बताएं कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आनी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मजदूर आता है मेरे घर पे काम करता है, बहुत अच्छा, ठेकेदार लेता है 1 लाख रुपए। मैं देखता हूँ मजदूर को मिल रहा है 2000 रुपए, ठीक है, और वो मजदूर बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में ये आता है क्यों ना मैं भी ठेकेदारी का काम करूं। अब मुझे उसके आदमी तोड़ने हैं, हर लिहाज से तोड़ना है। मैं उस मजदूर को कहता हूं यार मैं तुम्हें 4000 रुपए दूंगा, तुम मेरे साथ काम करोगे? वो फौरन कहेगा हाँ। अब मैंने 2000 से उसको 4000 का मजदूर बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके साथ में ये काम कर रहा हूं। अब मेरी मजबूरी यह है कि मुझे काम नहीं आता, वो मिस्त्री का काम नहीं आता, मुझे जो है घर बनाना नहीं आता, मगर मुझे पैसे लगाना आता है। और अगर ये आदमी मुझे छोड़ के चले जाएगा, मेरी कंपनी बैठ जाएगी, तो मैं कहूंगा मेरी बात सुने, 20% का हिस्सा देता हूं। चले वो बंदा कहता है, मैं आप वाली मिसाल लेती हूँ, चले उस तरीके से भी पहलू देख लेते हैं। वो कहता है कि मैं जो हूं ना इस तरीके से ठेकेदार बन जाता हूँ, ठीक है। अब उसने जाहिर सी बात है ठेकेदार बनने के लिए भी कोई ऑफिस लेगा, ठीक है, कहीं खड़ा होगा, 4 बंदों को इकट्ठा करेगा, उनको पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए देगा, एडवांस देगा। तो मुझे बताएं ना कहाँ से लेकर आएगा? आप कह रहे हैं भाई ये करो, चांद तोड़ के ले आओ, ये बिल्डिंग बना लो, ये हैरिट्स की बिल्डिंग के मालिक तुम बन सकते हो। ये नहीं बता रहे कि पैसा कहाँ से आएगा कि हैरिट्स की बिल्डिंग हम खरीद सके लंदन में। ये तो बताए ना भाई, रास्ता क्यों नहीं बता रहे? नदीम मौलवी साहब, बड़ा झगड़ा हो रहा है मेरा आपके साथ। या तो मुझे आप रास्ता बता दें कि पैसा कहाँ से आना है, या फिर ख्वाब दिखाना छोड़ दें। आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मेरा इख्तिलाफ है फिर इस बात पे कि आप लोग प्लीज ख्वाब दिखाना छोड़ दें जब तक रास्ता नहीं बता सकते। रास्ता सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि आपको महारत हासिल करें, मैं पैसे लगाऊंगा, आप पैसे लगाएंगे। हर आदमी, कामयाब आदमी के पीछे पैसे लगाता है। जो सिर्फ मजदूरी कर रहा होता है उसके पीछे कौन लगाएगा पैसे? उसको तो कोई मजदूरी नहीं देता, वो तो किस्मत से उठ के जाता है और कहता है कि भाई मुझे मजदूरी मिल गई तो मिल गई। आप अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाती है, पैसा लगाती हैं? आप आम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? आप भी पैसा उस डॉक्टर पे लगाते हैं जो सबसे बेहतरीन होता है। उसके पास पैसा नहीं होता, वो एक रेड़ा लेके बैठा होता है, फलां डॉक्टर। आप फलां पीर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर पे चले गए, डॉक्टर पे इतना पैसा लगता है, उसकी पूरी खानदान की जायदादें सब कुछ लगती हैं, फिर वो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर पे कहाँ से चले गए? मैं बेचारे सादे से मजदूर की बात कर रही हूँ। जो तबका है हमारा, जो लेबर तबका है, पूरी हमारी जो यहाँ पे लोग कम्युनिटी काम करती है, जॉब्स करती है, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ, उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ पे खाने को नहीं है, जहाँ उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ पीने को नहीं है, अपने बच्चों को रोटी देने को नहीं है, सारा दिन धूप में, कड़क
तपती धूप में देखें जाके खड़े होते हैं, कोई क्या वो मजदूर बेचारे सनब्लॉक लेके खड़े होते हैं, कोई एप्पल जूस घर से लेकर आए होते हैं जो खड़े होते हैं धूप में दिहाड़ी के लिए इंतजार में लड़ रहे होते हैं, भाई हमें ले जाओ हमें ले जाओ हमें ले जाओ। किसी एक को बिठा के किसी की किस्मत निकलती है, उसको दिहाड़ी निकल जाती है। और दूसरे लेबर तबका जो छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं बेचारे और अपने घर वालों को पाल रहे हैं, वो कहाँ से इतना पैसा लाके इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से कुछ क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आप लोग कहते हैं जाओ दुनिया घूमो, देखा क्या है तुम लोगों ने, जाओ ना दुनिया में, इधर जाओ फलानी जगह जाओ, अपने ख्वाब पूरे करो, दिल को देखो दिल क्या कह रहा है। भाई दिल कैसे, हम दिल की कैसे सुन सकते हैं जब तक हमारा दिमाग इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो रहा कि भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको देना है या मैंने मुल्क से बाहर जाके घूमना है। देखिए, मैं दोबारा से कहूंगा, आपने कहा ना करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनता है, तो आज भी आपको 1 लाख रुपए का डॉक्टर मिल जाएगा, और एक ऐसा डॉक्टर मिलेगा जिसके पास महीनों का इंतजार कर रहे होंगे, रोज का 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। आप कहते हैं ना मजदूर के पास कौन आपको मजदूर लेंगे, 100 मजदूर खड़े होते हैं, तो जनाब ठेकेदार 100 में से एक उस मजदूर को क्यों उठाता है जो कि बेहतरीन मजदूर होता है। आप क्यों उस ठेकेदार से काम कराती है, 100 ठेकेदार होते हैं, आप उस एक से कराती है एक्सपर्टीज। मैं कहता हूं कि एक्सपर्ट बन जाए, दिल से काम करें। 8 घंटा घड़ी देख के जो इंसान काम करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिमाग लॉजिकल कह रहा है मैं बस 8 घंटे हो गए थक गया हूं। गरीब तो वही कहानियां नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा। मैं अगेन बात कर रहा हूं, आपके यहाँ नौकर भी, मासी भी आपको वो अच्छी लगती है जो आपके लिए बेहतरीन खाने बनाए, सिर्फ दाल चावल बनाने के चले जाती है ना, तो आप उस मासी की कदर नहीं करते। वो बच्चा संभालने वाली है ना, जब आपको पता है ना मेरा बच्चा इससे संभलता है, तो 2 दिन जब छुट्टी करती है ना तो आप परेशान होती है, अम्मा किधर हो, अम्मा प्लीज आ जाओ, अम्मा मैं गाड़ी भेज रही हूं। और अगर अम्मा बच्चे को सही नहीं संभालती तो आप कहते दफा करो ननू, लेके आओ एक और मासी नू। तो हमारे यहाँ मसला यही है, क्योंकि वो मासी दिल से बच्चे को संभालती है। रहेगी तो मासी ही रहेगी ना, क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मासी जो है वो उठ के उसने ये पूरा प्लाजा खरीदा कैसे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे आई। वो थी तो मासी, मगर उसने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदी कैसे, वो डॉक्टर कैसे बन गई, वो मासी थी। ये बताए ना भाई, मुझे ये रास्ते बताए ना, रास्ते कोई नहीं बता रहे। अपने मेरे घर की अपने घर की फिक्र बता रहे हैं आप मुझे। जो है ना वो फिक्रों से इंसान फिक्र जो होती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है नदीम मौलवी साहब, इन्वेस्टमेंट का रास्ता होता है जब ये माल पैसा 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 पैसा, ये चीज जो है ये तो चाहिए ना। याद रखिएगा, दुकान जब आप खोलती है ना तो तमाम फैक्ट्री वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आपके यहाँ पे सामान रख के जाते हैं, पैसे नहीं लेते। तो दुकान कहाँ से खोलूंगी, पैसा मेरे घर पे अगर बच्चों को खिलाने को पैसा नहीं है, दुकान कहाँ से लाऊंगी। आप अपनी दुकान देंगे मुझे, आप देंगे अपनी दुकान मुझे, किसी को देंगे बांटेंगे, हम ऐसे के दुकानें बांटने बैठे। बात सुने, अगर रास्ता नहीं बता रहे, नहीं इसका मतलब आप काम ही नहीं मैं आपके तरीके से भी सोचने पे मजबूर हो गई, मगर रास्ता नहीं बताया आपने मुझे नदीम मौलवी साहब। आपने रास्ता कैपिटल का, आप देखिए छोटा सा सवाल है, बता दें मुझे कि कैपिटल का बंदोबस्त कहाँ से करना है। छोटे मोटे बिजनेस भी अगर हमने स्टार्ट करने ना तो हमें एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। ईजी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता। ईजी मतलब जीरो, आपके पास टका नहीं है और आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, ये रियलिटी है दुनिया की, इसको हम माने। जो मैंने आपको बिजनेस के हिसाब से बताया, इसके बिजनेस का सक्सेस रेट 2% है। रिसर्च बताई, डाटा बताया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया। मैं आपको बता दूं, एक माँ भी अपने बच्चे पे पैसा नहीं लगाती अगर उसको पता है कि ये बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा, और अगर अच्छा बच्चा काम कर रहा है वो माँ भी लगाएगी, खाला भी लगाएगी, सब कहेंगे हमारे पैसे लगा दो। लोग पैसे उन पे लगाते हैं जो माहिर होते हैं। देखिए मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि स्किल्स तो जरूरी है नदीम मौलवी साहब, मैं इस बात को शोर भी करती हूँ कि अपने आप को प्रूफ करना है, बेहतर बनाना है, सब कुछ है। मगर जो मेरी बात है वो भी ठीक है कि सिर्फ ये कह देना अरे छोड़ो सब कुछ, निकल जाओ अपने ख्वाबों को अचीव करने के लिए, छोड़ो दफा करो सब कुछ, जाओ अपने ख्वाब पूरे करो, पीछे चाहे बच्चे भूखे मर जाए, ये गलत है। देखिए ख्वाब देखना जरूरी है, ख्वाबों में रहना जरूरी नहीं है, वो तबाह कर देगा। ख्वाब देखेगी तो उसकी ताबीर के लिए काम करें। जो लोग ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों के लिए काम करते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों में ही रहते हैं, काम ही नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं होते। वो लोग होते हैं जो दिल को बदनाम करते हैं कि यार मेरे दिल, अरे आपका दिल ने जो कहा, दिल दिमाग को चलाता है, याद रखिएगा।
जब तक दिल दिमाग को चलाएगा ना तो आप दिन रात मेहनत करोगे, और अगर दिमाग दिल को चलाएगा ना आप कुछ घंटों में थक जाओगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग काम करते हैं, घड़ी देखने के बाद फौरन कहते हैं काम हो गया सर मैं जा रहा हूं, और जो दिल से काम करते हैं ना वो रात भर दिन रात एक कर देते हैं कि कामयाबी हासिल करना है। बहुत से एंकर्स होते हैं वो जाएं आप वो शो कर लेंगे, बहुत से एंकर्स होते हैं वो 24 घंटा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, फिर उनके शोज कामयाब होते हैं, पूरी टीम को लेके चलते हैं, फोन कर रहे होते हैं। देखिए ये जो होती है पैशन है। जापान तरक्की किया पैशन की वजह से, चाइना ने तरक्की किया पैशन की वजह से, क्योंकि उनका जो पैशन है, उनका जो दिल है, वो दिमाग को कहता है मत हारो, नई नई डेवलपमेंट्स करो, नई नई। हमारे यहाँ लोगों को थका देते क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गरीब अमीर बने, तो उसको डराते हैं, खौफ दिलाते हैं। कुरान शरीफ में 365 टाइम्स लिखा हुआ है डू नॉट फियर, डू नॉट फियर, ट्रस्ट अल्लाह। हम फियर में मारे जाते हैं कि हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। नहीं मरेगा अगर आप घर से निकल के काम करोगे तो, और वो काम कामयाबी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ करें, चाहे कुछ भी कर रहे हो। हमारे यहाँ ये मुझे बताएं 90% लोग जो है क्या दयानतदारी से, ईमानदारी से, दिल लगा के काम करते हैं? हमारे यहाँ कहते बस ये काम हो गया मैंने पैसे दो। ऐसे नहीं होता। आप दिल से कुछ भी करेंगे ना तो यकीन करें दुनिया वाले आप पे पैसा लगाएंगे, बैंक जाके इन्वेस्ट। आज आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास 10 बैंकर आते हैं, मैनेजर, सर आपको पैसे चाहिए सर, हम फाइनेंस करने को तैयार है। गरीब आदमी के पास कोई नहीं आता पैसे लेके। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के पास एक्सपर्टीज नहीं होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अमेरिका में क्या चीज है कि जैसी वो देखते हैं एक आदमी एक अच्छी प्लान लेके आया, वहां पे लोग पैसा लगाते हैं, हुकूमत पैसा लगाती है। हमारे यहाँ पे इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। हमें हुकूमत को, इन्वेस्टर्स को ये बताना पड़ेगा कि जनाब कि आज अगर आप पैसा लगाओगे तो फिर कैपिटल वेंचर्स क्या होता है, थैंक यू सो मच पार्टनरशिप नदीम क्या मौलवी होता है। साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छा गाइड किया आपने, आपका पॉइंट भी मौक़िफ़ आपने हमें अच्छा दिया है और आपने अपना नज़रिया भी बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है। अच्छी बहस रही, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपको Thank एक you. ब्रेक के बाद जो है ना हम हमारी ऑडियंस को ज्वाइन करते हैं। नदीम मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाज़रीन। अभी एक ज़बरदस्त टॉपिक है मगर मुझे लगता है कि ये बड़ी अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम बहुत से किस्म के जो है ना तेल अपने सर पे ट्राई करते हैं कि शायद ये हमारे स्कैल्प को सूट करें, शायद इससे हमारे बाल लंबे हो जाए, शायद इससे हमारे बाल घने हो जाए और इससे स्याह काले हो जाएँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा फिर हम शैम्पू, जब हमारी एक वॉशरूम में शीशी ख़त्म होती है ना तो दूसरी शीशी हम सेम शैम्पू की नहीं लेकर आते हैं। हमें बस ये होता है कि शायद मार्केट में कोई और अच्छा नया शैम्पू आ गया है, या शायद ये मुझे सूट नहीं करता था, मैं दूसरा सूट करके देखूंगी, या वो वाला ट्राई करके देखती हूँ। इस दफ़ा मैंने इम्पोर्टेंट शैम्पू ख़रीदने, मैंने पैसे लगाने, इस दफ़ा महंगा लेकर आऊँगी। इस दफ़ा लोकल यूज़ करके देखती हूँ। सुना है कि पाकिस्तान में रहते हैं तो उधर के वेदर के हिसाब से शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ये जो हम इम्पोर्टेड शैम्पू यूज़ करते हैं शायद ये हमारे बालों को ख़राब कर दे। ऐसी बहुत सारी बातें, तो आज इस पे हम बात करेंगे। मेरी ज़बरदस्त यहाँ पे दोस्त हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तैयबा, और बहुत पसंद करते हैं आप इनको, तो इसलिए आज हमने इनको मधु किया ताकि इनकी जो है ना हम नॉलेज हासिल कर सकें और आप तक रहनुमाई पहुँचा सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, यू लुकिंग वेरी, और आप बहुत प्यारी लग रही है। मैं वही कही थी कि बालों का स्टाइल आपका बहुत प्यारा लग रहा है, और जो कट कराया इसकी वजह से मज़े की लुक आ रही है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तैयबा। और आज का जो टॉपिक है वो हैवी बालों के ऊपर, हाँ, ठीक है, कितनी लुक चेंज कर देता है ना, बाल लुक चेंज कर देता है। Exactly. तो ये तेल वगैरह काम करते हैं सर के ऊपर, हम हर किस्म का तेल उठा के अपने बच्चों के सर पे लगाना शुरू कर देते हैं, फिर या फिर अपने सर पे ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और कोई हमने रील देखी हो तो वो रील तो है ही हमारे लिए, हमें लगता है हम फ़ौरन वो नुस्खा बना लेते हैं, वही चीज़ बना लेते हैं, मुझे उसमें आलू टमाटर जो जो डल रहा होता है, और वो सारे तेल के अंदर सालन बन रहा होता है, फिर वो सालन हमारे सर पे लग रहा है। एग्जैक्टली। इज दैट ओके टू यूज़? अच्छा एक बात सुने, मुझे ना अपनी मामा से डांट पड़ती है कि तुम अपनी बेटी के सर में तेल नहीं लगाती। मैं पूरी उम्र तुम्हारे सर में तेल लगाती रही हूँ और जब भी तो तुम्हारे बाल अच्छे हुए हैं। ये मिथ्स हैं, यकीन करें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस कि बस आपकी वो थोड़ी सी ड्राइनेस को दूर कर सकता है। यानी कि जिनका ड्राई स्कैल्प है
उसके लिए ऑयलिंग बेहतर है। इसके अलावा उसने ना हेयर फॉल रोकना है, ना हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तेल ने, ना बालों की ग्रोथ करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना तेल ने। हाँ, एक ये ज़रूर है कि फिजी हेयर्स थोड़े से जो हैं वो शाइनी हो जाते हैं ऑयलिंग करने से, और वो भी एक्सेसिव नहीं, महीने में 1-2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और अब तो इतनी गर्मी है तो मेरा ख्याल है ना ही ऑयलिंग करे, दाने ही निकलेंगे। अच्छा, तो फिर ये जो प्याज का तेल वगैरह कहते हैं इस्तेमाल करो, प्याज के तेल से देखा नहीं जो कोरियन है, ये सारे जो चाइनीज़ हैं उनके बाल वहाँ वहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं। अच्छा, वैसे तो मुझे चाइनीज़ के बाल जितने भी दिखाई भी जाएँ तो मैं कहती हूँ उनकी हाइट छोटी होती है, हाँ। तो बाल वैसे उनके लेंथ लंबे लगते हैं। जो लंबे लोगों के बाल यहाँ आ रहे होते हैं, चाइनीज़ के यहाँ आ रहे होते हैं, उनकी हाइट की वजह जेनेटिकली से। भी है हाँ। ना, जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स के बाल लंबे हैं तो फिर आपके भी जेनेटिकली लंबे ही होंगे। लेकिन ना ऑयलिंग का इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये बिलीव करती हूँ, मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है कि ऑयल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं, ठीक है, आपकी ड्राई स्कैल्प को हाइड्रेट कर सकते हैं। मगर ये नहीं हो सकता कि जी अगर गंजपन हो गया तो ऑयल लगाने से ठीक हो जाएगा, या फिर हेयर फॉल है तो ऑयल लगाने से स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये जो है स्कैल्प पे जो मसाज कहते हैं करो, हाँ। ऑयल की, उससे स्कैल्प में कोई रूट्स में कोई फर्क नहीं होता कि ये बात तो ठीक है। अगर आप मसाज बॉडी पे भी करते हो, फेस पे भी करते हो, या स्कैल्प पे भी करते हो, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है टेम्प्रेरी, जिसकी वजह से आपकी जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो बालों की नरिशमेंट अच्छी हो जाएगी। खून के जो मुफीद पार्टिकल्स हैं वो हेयर फॉलिकल्स में जाके आपको अच्छा सा फूड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बालों को ना, तो वो ठीक है। इस हद तक ऑयल का मसाज करना ठीक है कि आपका थोड़ी सी हेल्थ बालों की बेहतर हो जाती है और ड्राइनेस को कंट्रोल करता है। मगर इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ऑयल लगाने से हमारे बाल लंबे हो जाएंगे या हमारा हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा या न्यू हेयर आ जाएंगे, ये काम नहीं होगा। हाँ, अपनी जो मौजूदा हेयर है उनकी कंडीशन को कुछ बेहतर करने के लिए कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का मसाज महीने में 1 दफ़ा ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरा एक पेशेंट था, क्लाइंट था, उसके हेयर फॉल का बहुत इशू था। तो आज के लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई हुई है कि हमने कोई प्रोसीजर्स की तरफ आना है, खाली तेलों से काम नहीं होने वाला, प्रोसीजर्स कराने, जैसे PRPs और एक्सोसोम। लिटरली उसने बहुत अच्छे एक्सोसोम से कराए, अमेरिकन एक्सोसोम्स हैं, तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। उसने एक्सोसोम मुझसे कराए और कराने के बाद एक दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि वो मैं अंडा और दही मिला के लगाता हो तो अब वो लगा लूँ। मैंने कहा प्लीज़ नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। आपने इतना अच्छा काम किया है, अभी PRP भी हमने की है, एक्सोसोम्स थेरेपी भी की है, इंजेक्ट करते हैं एक्सोसोम ना स्कैल्प में, तो आपको रिजल्ट विद इन अ मंथ और 2 मंथ शो होगा। आपने अंडा शंडा नहीं लगाना। लाइक इतने लोग जो हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि अंडा, दही, तेल ये सब लगाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ही वॉज एस्टॉनिश। अच्छा, मैंने कहा नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं करना, बस आप अपनी हेड वॉश करें 1-2 घंटे बाद और अपना ख्याल रखें, डाइट का अपना ख्याल रखें, अंडे शंडे नहीं लगाने, अंडे खा लें लगाए नहीं। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वैसे गर्मी इतनी अगर लगाना है आपने तो ये देख लीजिएगा कि कहीं हाफ फ्राई ना हो जाए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम लोग बात कर रहे हैं अंडे, तेल, दही की, मगर सर के हिसाब से, स्कैल्प के हिसाब से। अच्छा, शैम्पू पे आ जाते हैं। ये शैम्पू कितना काम करता है? कुछ लोग कहते हैं ना ये बाज़ार में मिल रहा है, इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। कुछ शैम्पू आते हैं जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। किसी से आता है कि फ्रिज फ्री शैम्पू, ये काम करते हैं? अच्छा, शैम्पूज़ का इतना रोल नहीं है जैसे कि लिखा होता है फॉर हेयर फॉल, केराटिन शैम्पू लिखा होगा, ये सारा कुछ लिखा होगा। ये सिर्फ आपकी हाइजीन के लिए, आपके जैसे हम फेस वॉश करते हैं एक फेस वॉश से, क्या आप उससे जवान हो जाएंगे? या आप की स्किन जो है झुर्रियों से पाक हो जाएगी फेस वॉश यूज़ करने से? ये बस एक जो शैम्पूज़ हैं क्लीनिंग एजेंट हैं, ठीक है, और इससे आप कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। हाँ, मेडिकेटेड शैम्पू जो हैं उनके बारे में कहा जा सकता है जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बायोटिन है, आर्गन ऑयल है, या ऐसी चीज़ें हैं, वो आपके हेयर फॉल को रोकने में थोड़ा सा मददगार साबित होंगे। और सल्फर फ्री शैम्पूज आजकल मार्केट में आ गए हैं, मगर वो झाग नहीं देते, उससे फिर हाँ, उससे फिर ड्राइनेस हो जाती है बालों में। हाँ, तो फिर उसके बाद वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मास्क, प्रोटीन मास्क, वो मैं हमेशा बताती हूँ वो यूज़ करें। अगर आप सल्फर फ्री शैम्पू या मेडिकेटेड शैम्पू भी जो है ना वो भी सल्फर फ्री होते हैं, यूज़ करें तो फिर प्रोटीन मास्क बड़े अच्छे अच्छे केमिकल्स वाले होते हैं, वो मौजूद हैं
अच्छा, मार्केट आप में। कह रही है केमिकल वाले अब होते वो हैं। सारी बात है, ये चीज़ें तो एडेड हैं। तो फिर केमिकल वाली चीजें बालों को मजीद नुकसान नहीं नहीं, करेंगी? ऐसे ये इस जो तरह नहीं। गंजपन आ रहा है, लोगों के हेयर फॉल आ रहे हैं, इस सिचुएशन ये शायद इस केमिकल वाली चीजों की अच्छा, वजह से पता नहीं हो क्या रहा है, ये है? जो हेयर फॉल वगैरह है या फिर जो गंजपन है ना, इसकी सिर्फ सुपरफिशियल रीजंस नहीं है, इसकी कुछ डीप रूट रीजंस भी हैं, जिनमें विटामिन डी लेवल कम होना, जिसमें थायराइड का लेवल ऊपर नीचे होना, हाइपो या हाइपर थायराइड होना, ठीक है, या फिर आपका फेरेटिन लेवल बॉडी में वो एक नॉर्मल रेंज में ना होना, ये बेसिक हैं। ये दीज आर द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ द हेयर फॉल। ये आपका जब लेवल्स और हार्मोनल इश्यूज, PCOS, ये सब कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ये सुपरफिशियल नहीं है, अंदर से मसला है। फिर जब आपके पास ऐसा पेशेंट आए जिसका हेयर फॉल या गंजपन आ रहा है, तो पहले आप ये प्रोफाइल चेक करवाएं कि उसका विटामिन डी लेवल कैसा है। CBC कराएं, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें आपको HB का पता चले, सीरम फेरेटिन लेवल्स कराएं, ठीक है। इस तरह के आप और PCOS के लिए चेक करें, फिर उनको ट्रीट करें। जब आप उनको रूट कॉज को ट्रीट करेंगे और फिर आप एक हेल्दी शैम्पू या हेल्दी सीरम्स आजकल आ गए हैं, वो यूज़ करेंगे तो आपका हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो हेल्दी जाएगा। सीरम क्या काम करते हैं बालों के लिए? वो स्कैल्प के लिए हेल्दी होते हैं? सीरम्स जैसे उनमें बायोटिन है, जो आजकल सीरम्स आ गए हुए हैं जो कि मेडिकेटेड है, उनमें बायोटिन है, उनमें ऐसे ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट देते हैं, ताकत देते हैं, गिरने से रोकते हैं। आपको पता होगा बायोटिन की टैबलेट्स भी हैं और दुनिया लगी हुई है, सब लगी हुई है ना, और वो 1000 वाले खा रहे हैं, रिजल्ट कुछ उसके खा रहे हैं। स्लो हैं मगर हैं। देखिए, बायोटिन भी जैसे हम मल्टीविटामिन लेते हैं, इसी तरह बायोटिन की जो टैबलेट्स हैं या बायोटिन की जो सीरम है, उसका भी रोल है किसी हद तक। अंडे से तो बेहतर है। अच्छा, हाँ, तो इन चीज़ों का जैसे हम लोग फीमेल स्पेशली 30 अंडे प्लस में बायोटिन नहीं होता, अंडे में प्रोटीन अच्छा, तो बिल्कुल full होता मिलता, है, बिल्कुल होता है, मगर वो इस तरह डीप आप अब देखो, एक जो चीज़ खा रहे हो या आप जो टॉपिकल अप्लाई कर रहे हो स्प्रे, वो उस तरह पेनिट्रेशन अंडा नहीं दे सकता जैसे वो स्प्रेज और जो ओरल मेडिकेशन आप कर रहे हो उससे देगा। दूसरा, जब हम कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे PRP हम करते हैं, उसके साथ भी हम मीज़ोथेरेपी करते हैं जिसमें बायोटिन इंजेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अंडा लगा के 4 दिन तो आप उसकी स्मेल से ही बुरा हाल होता रहे और शैम्पू से आप उसको वाइप ऑफ करते रहो। अच्छा, ये जो स्कैल्प के अंदर आप लोग इंजेक्ट करते जी, हैं, ठीक जी। है, वो स्कैल्प के अंदर जाके क्या करता है, किस जगह पे सर्कुलेट करता है और किस तरीके से वो बालों की ग्रोथ के ऊपर काम करता है? बिल्कुल ऐसे जो जैसे हम PRP या एक्सोसोम्स जब हम ये इंजेक्ट करते हैं तो फिर ये स्कैल्प के तक ब्लड वेसल्स के थ्रू वेस्कुलर सिस्टम में जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू अपना काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम फेस में कुछ इंजेक्ट करवाते हैं, लाइक हम फेस में भी एक्सोसोम्स करते हैं, ठीक है, वो भी आपके इस तरह का प्रोसीजर है उसमें कि आपकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है, सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है और आपके रिंकल फ्री फेस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप एक्सोसोम्स को इंजेक्ट करते हो तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू वो ऐसे अपने स्टेम सेल्स है ना, वो अपने काम शुरू कर देते हैं कि आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, और ये कितने टाइम तक काम करती है और कब कब करवाना पड़ता है? हाँ, अब PRP को तो हम एडवाइस करते हैं कि मंथली करा लें, जिनका बहुत सवेयर हेयर फॉल है, साल में कम से कम 4 से 5 सेशंस तो लें। एक्सोसोम्स डिपेंड करता है आपके हेयर की कंडीशन क्या चल रही है, कॉस्टली प्रोसीजर है, इसलिए साल में 1 से 2 सेशन ही लोग कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और कितना कॉस्टली है एक सेशन? ऑलमोस्ट कोरियन एक्सोसोम्स आपको 70-80,000 की रेंज में मिल जाते हैं और अमेरिकन लाख से ऊपर। तो अच्छे कौन से हैं? अमेरिकन बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत रिजल्ट अच्छा है? अच्छा रोल है। अच्छा फिजा, इवन ना जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है ना, जो लड़के ट्रांसप्लांट करा के उसके बाद उन्होंने एक्सोसोम्स कराने होते हैं मस्ट। अच्छा, उसकी केयर है ना, अब एक जैसे उन्होंने हेयर लगा लिया है, एक जो उन्होंने ट्रांसप्लांट के थ्रू उन्होंने ग्राफ्टिंग करा लिया है, अब उसको मेंटेन करना है वरना तो वो गिर जाएगा, डेड हो जाएगा। उसकी केयर करने के लिए वो लोग भी PRP और एक्सोसोम्स कराते हैं। अच्छा, ये तो नहीं है मतलब कि ये एक दफ़ा आम बंदे के ट्रांसप्लांट लिए कराया नहीं है। बात खत्म। ठीक है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। हाँ। तो उसके बाद फिर ये एक्सोसोम्स वगैरह, Yes. PRP वगैरह इज इम्पोर्टेंट टू बिल्कुल यूज। ऐसे है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा, और तैयबा से हम ये पूछ रहे हैं कि बालों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। अच्छा, एज फैक्टर भी मैटर करता है बालों के लिए? अगर आप 40 के 50 के हो रहे हैं, 45 के हो रहे हैं,
या 35 से भी लोगों को इशू शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या सिर्फ औरतों में देखने को मिलता है या फिर मर्दों में भी ज़्यादा शिकायत है? नहीं, हेयर फॉल का इशू एजिंग के साथ है। इसके अलावा ग्रेइंग ऑफ हेयर एक सबसे बड़ा मसला है, और इमेच्योर ग्रेइंग हम तब कहते हैं जब 40 से पहले ही आपके बाल, मेरे इवन खुद शुरू हो गए हैं, 40 से पहले ही आपके बाल ग्रे होना शुरू हो जाएं। तो इसके लिए भी इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है, और डाइट अच्छी नहीं है, जंक फूड, मैकडॉनल्ड्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कम है। तो तब आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर और हेयर फॉल शुरू हो जाता है अर्ली। मेल्स में तो मेल पैटर्न बैलनेस और मेल हेयर लॉस उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही सबसे ज़्यादा है। मेल्स में तो हेयर इश्यूज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन अब मैं देख रही हूँ आजकल फीमेल्स में भी बहुत इश्यूज आने लगे हैं। पूरी ये मांग इतनी वाइड हुई होती है, वो बेचारी इतनी परेशान होती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो मर्द हजरात हैं जी। इनको इतना ज़्यादा इशू क्यों होता है? सबसे पहले जवानी में ही, अभी तो रिश्ता भी देख रहे हैं कि कोई उनको कोई तकलीफ नहीं होती, फिर उसके बावजूद सबसे पहले गंजे हो जाते हैं। माँ बेचारी रिश्ता लेके जाए कहीं पे तो पहले क्या बताए, बेटा गंजा है, तो बिल्कुल बाल ही गिर जाते हैं जवानी में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी रीज़न मेल हार्मोन ही है। मर्दों के भी? हाँ जी, बिल्कुल। मेल पैटर्न बालनेस बहुत कॉमन है। अच्छा, इसमें ना जेनेटिक्स का भी बहुत रोल है। अगर तो आपके बाप दादा के बाल कम हैं और इसी तरह जल्दी जवानी में गिर गए हैं तो 100% आपके भी ऐसे ही होंगे। इसके लिए केयर बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा है, 20s की ईयर में मेरे पास बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं कि ये हालात हो गए, क्या करें। तो अच्छी बात है, आजकल लोगों को अपनी इतनी केयर है कि उन्हें होता है कि हम फ़ौरन से ट्रांसप्लांट पे ना जाना पड़े, कुछ पहले ही कर लें। तो उसके लिए फिर PRPs के सेशन शुरू हो जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सोसोम्स पे आ जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और मेडिकेटेड शैम्पू और सीरम्स जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा। मगर ये चीज़ें ये है कि इनको ना मेंटेन करना पड़ता है। लोग समझते हैं एक दफ़ा यूज़ किया शैम्पू, या एक दफ़ा PRP कराई, या एक दफ़ा एक्सोसोम्स कराए, मुझे बाकायदा कहते हैं बस ये लाइफ में एक दफ़ा कराना है तो ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं समझाती हूँ, इवन ट्रांसप्लांट भी आपको रिपीट कराना पड़ता है आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो ये तो फिर स्टैटिक ट्रीटमेंट है। इनको तो ट्रांसप्लांट भी सिर से खत्म हो जाता है? हाँ, After अगर few केयर years नहीं दोबारा करेंगे, कराना पड़ता अगर है? केयर नहीं करेंगे तो अगर अच्छा। केयर नहीं करेंगे तो वो बाल जो लगाए हुए हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांट भी लोग PRP और एक्सोसोम्स कराते हैं। अच्छा, और आम बंदा जैसे आप ये बताई थी, बायोटिन की बिल्कुल। टैबलेट्स हो गई, बायोटिन फिर की हेयर टैबलेट्स हो गई, नेल की जो टैबलेट्स आती है, मल्टीविटामिन्स हर हो घर गए। की औरत के पास ये वाली होनी दवाइयाँ जो है ना चाहिए। मौजूद होती हैं। हाँ, तो बिल्कुल। ये सेफ है खाना, इनको हाँ, कोई हाँ। इशू तो नहीं है? नहीं। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, नेल हेयर के अच्छे ब्रांड के अगर वो खा रहे हैं फिर भी पूछे? बेसिकली ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में आ जाता है, और डॉक्टर्स जो हैं समटाइम लिख देते हैं, समटाइम इन चीज़ों को इतना प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन ये सेफेस्ट हैं, कोई मसला नहीं है। ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाते हैं आजकल तो फार्मेसी से। और अगर आप अपने डॉक्टर को दिखा के एक दफ़ा अपनी सारी लैब्स लिखवा लें जो मैंने बताई हैं, और इसके अलावा ये वाले टॉनिक्स यूज़ करना शुरू कर दें, तो एक आम इंसान आराम से इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू तैयबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है। सेगमेंट बहुत कारआमद है, आपको सेव करिएगा और इस तरीके से चलिएगा ताकि आपके बाल जो है ना, जो रह गए वो बच जाए, और जो है वो कभी गिरे ना। चलिए फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उससे मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।